और जब इस दुनिया में कोई भी इंसान जन्म लेता है, हमें नहीं पता कि उसके दिमाग में किस तरीके के थॉट और किस तरीके के विचार उठेंगे, किस तरीके से वो सोचेगा और उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होगी। लेकिन होता क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी की प्रेशर में आके ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। हमारी सोचने की क्षमता, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी एनालिटिकल थिंकिंग, हमारी सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि कैसे हम कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं और इस मीडियोक्रिटी से एस्केप कर सकते हैं। हमें कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और कैसे पास्ट में कुछ लोगों ने ये चीज़ अप्लाई करके बड़े बड़े इनोवेशन करे और इन्वेंशंस करी। तो यार सबसे पहले आता है इमेजिनेशन, कि आप इमेजिन क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5+5 = इसका आंसर क्या होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली सबको ही पता है कि कॉमन सेंस है कि 10 ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है कि हम जिनको ऐड करके 10 बनेगा, तो शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ निकल के आएंगी। और यही एक तरीका होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे स्मार्टली फ्रेमिंग और रिफ्रेमिंग करते हो। आप कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन करते हो, लॉजिकल वे में क्वेश्चन करते हो। जितना आप लॉजिकल वे में क्वेश्चन करेंगे, आपको उतना ही लॉजिकल वे में आंसर मिलेगा। और यही एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि आप किस तरीके से सोचते हो और कैसे आप इमेजिन कर रहे हो प्रॉब्लम को। यहाँ पे मैं फिर से बोलूँगा कि आपको प्रॉब्लम को फ्रेमिंग और रिफ्रेमिंग करना है, आपको समझना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। आप एक पॉसिबिलिटी पकड़ के बैठ जाते हो कि सामने वाले ने आपको एक सोल्यूशन दे दिया, तो आप उसी पे निर्भर हो गए। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि किसी भी चीज़ के मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो सकती है, और ये काम एक जीनियस ही कर सकता है। नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूँ, तो कनेक्टिंग एंड कंबाइनिंग द आइडियाज़। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज एक टूल बॉक्स है आपकी इमेजिनेशन के लिए। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े इनोवेशंस हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उनको अपनी फील्ड की एक डेप्थ नॉलेज है। ठीक है, उस डेप्थ नॉलेज के बेस में वो आइडियाज़ को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये सब हम भी कर सकते हैं। हम ये सब स्कूल जाकर कर सकते हैं, बुक्स पढ़कर कर सकते हैं, और हमारे यहाँ भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है लाइक आईआईटी और आईएम्स। लेकिन जब भी हम कुछ इनोवेट नहीं कर पा रहे, कुछ नया लेके ही नहीं आ पा रहे, क्यों? इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा ध्यान ही नहीं है कि हमारे चारों ओर चल क्या रहा है। हम अटेंशन ही नहीं पे कर पा रहे हैं कि हमारे अराउंड हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व करेंगे और कहाँ अपनी इस नॉलेज को कनेक्ट कर पाएंगे और अपनी इमेजिनेशन से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, लेकिन इमेजिनेशन और नॉलेज ये काफ़ी नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक ड्राइव होनी चाहिए अंदर से कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप देखोगे तो में से ज़्यादातर लोग ना अपने आप को एक पजल बिल्डर की तरह देखते हैं कि कोई बाहर से आकर के हमको एक प्रॉब्लम असाइन कर दे और हम उसको सॉल्व कर लें, चाहे वो जॉब के अंदर हो। वो जाके जैसे एक पजल नहीं होता, हम सॉल्व करते हैं पीसेस लगा लगा करके, तो यही हमारे अंदर है कि हमें एजुकेशन सिस्टम में हम फिर वहाँ से पढ़ करके जॉब्स में जाते हैं, तो हमें कोई ला के पीस देते छोटे छोटे, और हम बैठ करके वो पीस कनेक्ट करते रहें ताकि हम अपने गोल को अचीव कर लें। लेकिन अगर उनमें से एक दो पीस भी खो गए ना, हम अपने गोल तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और यही मीडियोक्रिटी है। और अगर आप देखोगे कि जो ट्रू इनोवेटर होते हैं, या मैं कहूँ जो ट्रू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो अपने आप को ना एक क्विल्ट मेकर की तरह देखते हैं। वो देखते हैं कि मिनिमम से मैक्सिमम कैसे निकालना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, उनके पास जो भी रिसोर्सेस होते हैं उनके अराउंड में, वो सबका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, चाहे वो कचरा ही क्यों ना हो। वो कम से कम रिसोर्सेज से भी अच्छी चीज़ें बनाते हैं जो वाकई में फैसिनेटिंग और वाकई में यूज़फुल होती है सब। और यही उनके अंदर एक इंटरनल कंबशन इंजन होती है क्रिएटिविटी के लिए, कुछ नया बनाने के लिए। और ऐसे ही लोगों को हम पॉलीमैथ्स कहते हैं। ठीक है, और इनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि एबिलिटी टू कनेक्ट। दे डोंट कंपार्टमेंटलाइज द आइडियाज़। समझ रहे हैं आप? वो अपने और तीसरा, वो अपने दिमाग में कोई भी बाउंड्रीज नहीं बनाते, किसी भी आइडियाज़ को लेकर के कोई भी बाउंड्रीज नहीं बनाते। मैं आपको उसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो है लियोनार्डो डा विंची। इन्होंने क्या करा, इन्होंने आर्ट और साइंस को आपस में कनेक्ट करा। जैसे कि इनको डीप अंडरस्टैंडिंग थी ह्यूमन एनाटॉमी की और इंजीनियरिंग की, जो कि इनकी पेंटिंग्स में भी दिखती थी। ये अपनी एनाटॉमिकल ड्राइंग बनाते थे जो कि डाइसेक्शन पे बेस्ड होती थी, जो कि इनको हेल्प करती थी मोर लाइफ लाइक और डायनेमिक पेंटिंग्स बनाने के लिए। जैसे कि इनकी इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है द विट्रूवियन मैन। आप देखना, बहुत ही फेमस पेंटिंग है, आपको कहीं भी उसका इमेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या इंटरडिसिप्लिनरी आइडिया कनेक्ट करके एक एक अच्छी आर्ट बनाई। ठीक है, इन्हें ही हम कहते हैं कि आप कैसे आइडियाज को कनेक्ट और कंबाइन करते हैं। जो तीसरा फैक्टर है ना, वो है अपोजिबल माइंडसेट।
और इसको सबसे पहले बताया था रॉजर मार्टिन ने, ठीक है, अपनी बुक द अपोजिबल माइंडसेट में। तो यहाँ पे अगर मैं मेन बात करूँ तो जो भी क्रिएटिव आदमी है ना, वो कोई भी डिसीजन क्विकली नहीं लेगा, ठीक है, ना वो कोई चॉइस बनाएगा, ठीक है, दे डोंट इवन मेक अ चॉइस। और सबसे बड़ी बात अगर मैं देखूं तो इनके दिमाग में दो आइडियाज साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, हमेशा अपने डिसीजन को थोड़ा डेफर करेंगे। ये नहीं कि वो तुरंत डिसीजन लेंगे उन आइडियाज के ऊपर। और यही बात होती है कि आपका अपोजिबल माइंडसेट कैसे काम कर सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके माइंड में दो अपोजिबल आइडिया चल रहे हैं, तो जो क्रिएटिव थिंकर होगा ना, वो ये नहीं कि कोई डिसीजन तुरंत ले ले या एक आइडिया पर रिलाई कर ले और एक आइडिया को छोड़ दे। वो उन दोनों आइडियाज को ना बहुत ही बारीकी से जज करेगा और उन दोनों आइडियाज में से एक क्रिएटिव रेजोल्यूशन निकालेगा, जो कि उन दोनों आइडियाज का एक थोड़ा थोड़ा एलिमेंट होगा और उससे वो एक न्यू आइडिया बनाएगा, ठीक है। तो यही एक मेन डिफरेंस होता है एक कन्वेंशनल थिंकर में और एक इंटीग्रेटिव थिंकर में, ठीक। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं ना, तो वो है इलेक्ट्रिक कार। सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार बनी थी 1888 में, ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज देखें आपके टाइम में, तो वो ये था कि इको फ्रेंडली कार वर्सेस हाई परफॉर्मिंग कार, ठीक है। अब इसमें हम डिसीजन मेकिंग देखें तो पहले क्या था कि जो इलेक्ट्रिक कार बनती थी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी, वो अनअट्रैक्टिव होती थी, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होती थी, वो डिज़ायरेबल नहीं होती थी। लेकिन इलोन मस्क ने एक रिकनसाइल्ड डिसीजन लिया अपोजिंग माइंडसेट से। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जो इन सभी प्रॉब्लम को ओवरकम करे। तो अगर हम यहाँ पर देखें ना कि इलोन मस्क का अपोजिबल माइंड इन एक्शन क्या था, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे कि जो ना कि इको फ्रेंडली होगी बल्कि हाई परफॉर्मिंग कार होगी, जो कि लग्जरियस भी होगी, स्टाइलिश भी होगी और वो कॉम्पीट करेगी बड़े बड़े लग्जरियस कार से भी। तो सबसे पहले जो कि मॉडल आया टेस्ला का मॉडल एस, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पे क्या क्या उन्होंने दो अपोजिबल आइडियाज़ को या दो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ को सही करके दिखाया, एक अपना ये डिसीजन लेकर के कि मैं अनएफिशिएंट कार को भी ना एक हाई परफॉर्मिंग कार बना सकता हूँ। तो ये होता है अपोजिबल माइंडसेट। अगर मैं चौथे फैक्टर की बात करूँ ना, तो वो है हॉबी। यार आपको पता है कि इस दुनिया में ना सभी लोग दो फैक्टर पे काम करते हैं, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। यार एक्सटर्नल मोटिवेशन के पीछे ना पूरी दुनिया पागल है, ठीक है। किसी को लालच है कि मुझे अपनी जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा या मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो इंटरनल मोटिवेशन पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और आपको ना अपनी हॉबी को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है, आपको अपनी हॉबी को प्रोटेक्ट करके रखना है। नहीं तो आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपके वर्क स्पेस में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, ये लोग आपकी हॉबी को खा जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी हॉबी ख़त्म हो गई ना, आप कुछ क्रिएटिव और कुछ भी इनोवेटिव कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर मैं हॉबी की बात करूँ ना, ये आपको 3 चीज़ देती है। सबसे पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि जब आप अपनी हॉबी को परसीव करते हो ना, आपको कोई कंपेयर करने वाला नहीं होता किसी दूसरे से, ठीक है, आपको कोई जज करने वाला नहीं होता। अगर मैं सेकंड फैक्टर की बात करूँ तो वो है न्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये आपको ना एक अलग ही नया पर्सपेक्टिव देगी। ये आपको ना प्रॉब्लम जोन से ना एक सोल्यूशन जोन की तरफ ले जाएगी हॉबी, अगर मैं आपको बात करूँ तो। और तीसरा नए लोग, ठीक है, आप गार्डनिंग कर रहे हो, आप किसी कैंप में चले गए, ठीक है, आप सिंगिंग कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप नए नए लोगों से मिलोगे। इससे पता होगा क्या, जब आप डिफरेंट डोमेन के लोगों से मिलते हो ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम हम अपने डोमेन में सॉल्व नहीं कर पा रहे होते ना, वो हमें दूसरे डोमेन के लोगों से, क्या पता उसने वो प्रॉब्लम उस डोमेन में सॉल्व कर रखी हो, तो हमें वहाँ से आइडिया मिलता है, वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है। तो हॉबी इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ ना, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टीव जॉब्स। तो पता है क्या उनके कॉलेज टाइम में ना वो अपनी क्लास बंक करके कैलीग्राफी सीखते थे, जिसमें उनको टाइपोग्राफी, स्पेसिंग, फ़ॉन्ट ये बहुत अच्छा लगता था। लेटर क्या हुआ, जब अपना मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, फर्स्ट मैकिंटॉश कंप्यूटर, तब उन्होंने इन्हीं तीनों चीज़ों का यूज़ करा, ठीक है, जिसने ना मैक को एक एलिगेंट लुक दिया और यूज़र फ्रेंडली बनाया, और जिसने उस टाइम की टेक इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाया। तो यहाँ पे देखो कि एक हॉबी ना कैसे क्रिएटिविटी को एनहेंस करा। तो अपनी हॉबी को आप प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। तो यार अगर मैं 5वें पॉइंट की बात करूँ ना, तो वो है लो लेटेंट इनविटेशन। इसमें होता क्या है कि जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से भी नॉलेज को परसीव करते हैं, और उस नॉलेज से ना कभी कभी वो कुछ पैटर्न पकड़ते हैं और एक नोवल कनेक्शन बनाते हैं अपनी क्रिएटिविटी में, उनसे इंस्पायर्ड होकर। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हमें बस एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, हम ध्यान ही नहीं देते, हमें ये नोवल कनेक्शन ही नहीं बनाना आता। अगर मैं आपको उसका एक एग्जांपल दूं ना, तो वो है पेब्लो पिकासो। उनकी एक बहुत ही फेमस आर्ट है जो कि 20वीं सेंचुरी में फाइंड आउट हुई थी, क्यूबिज्म।
इसमें क्या था कि आप एक ही पेंटिंग को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं एक ही समय में, ठीक है। इसमें होता क्या था कि वो मोस्टली ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज करते थे, लाइक सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस चीज का। अच्छा, अब इसकी इंस्पिरेशन उन्हें कहाँ से मिली? वो सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड थे उस टाइम पे अफ्रीकन आर्ट से, अफ्रीकन स्कल्पचर से, अफ्रीकन मास्क से। तो उन्होंने वहां से ना एक कंट्रीब्यूशन लेके ना ये ज्योमेट्रिक शेप्स में पेंटिंग बनाई, और कहीं ना वो प्रिमिटिव आर्ट से भी इंस्पायर्ड थे, जो कि ओल्ड लिबरियन स्कल्पचर से इंस्पायर्ड थी वो सब चीजें। तो देख रहे हो कि कैसे एक नोवल कनेक्शन बना के उन्होंने क्यूबिज्म टाइप की पेंटिंग बनाई, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। तो यार अगर मैं आखिरी पॉइंट की बात करूँ ना, तो वो है हाफ चांसेस, टेकिंग हाफ चांसेस। इसका मतलब ये यार कि हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ होता क्या है ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन लेते जाते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी फैंसी डिग्रियाँ करते हैं सो कॉल्ड, तो होता क्या है ना, हम ये वेट करते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी खुद आएगी। हम इस भ्रम में रहते हैं कि हमारे पास खुद अपॉर्चुनिटी आएगी चलकर। लेकिन मोस्टली जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनके साथ क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करते। वो ना, आप ऐसे समझो कि जैसे एक दरवाजे में एक छेद है, तो उस छेद को फाड़ के निकल जाएंगे। वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आपका एक एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट बनता है, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती है। आप कम कॉस्ट में नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप एक कंटिन्यूस प्रोसेस में रहते हैं, ठीक है। इससे आपका एक एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट होगा। आपको ये समझ में आएगा कि आप छोटे छोटे स्टेप लेके कैसे नई नई चीज़ों की ओर बढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको उसका एक क्लासिक एग्जांपल दूं ना, तो आप देखो सर विक्रम साराभाई। तो यार अगर आप देखो ना, तो जब अपना देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे कितनी गरीबी थी, ठीक है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, लेकिन तब भी उन्होंने एक हाफ चांस लिया। क्या? उन्होंने एक सपना देखा कि हम इसरो बनाएंगे, ठीक है। तो यार अगर तुम देखो ना, तो उनकी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, उनका एक इनोवेटिव माइंडसेट, उस टाइम पे क्या था, उन्होंने 1969 में इसरो की फाउंडेशन रखी, ठीक है, और 1975 में पहला अपना आर्यभट्ट लॉन्च करा उन्होंने। तो अगर आप देखो ना कि उस टाइम पे अपने देश की कंडीशन सोचो, तो यार ये बहुत बड़ी चीज़ है। उनका विजन क्या था कि भाई इस सैटेलाइट प्रोग्राम से वो एजुकेशन पे ध्यान देना चाहते थे, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहते थे, स्पेशली इन रूरल एरियाज़ में, ठीक है। तो यार अगर वो भी एक हाफ चांस नहीं लेते ना, तो यार ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है यार, हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी खुद चल के आएगी, हम कुछ करना ही नहीं चाहते, हम हमेशा एक डर में रहते हैं, ठीक है। लेकिन यार अगर हमें कुछ बड़ा करना है ना, तो हमें खुद कोई स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। हम कहते हैं ना कि स्निफ द डोर, ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखो।